जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का हमारा पोर्शन था हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं हम, और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हमने कई चीजें देख ली थी, जैसे कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको याद बनी रहे। और मतलब क्या होता है ना, जब हम दो तीन बार तीन चार बार कोई चीज रिवाइज मारते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ठीक से वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। और बताया गया है कि अगर हम कोई चीज चार पांच बार रिवाइज मार लेते तो हमारे दिमाग में एक कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो। ठीक है, जिससे कि हमें वो हम भूल नहीं पाते हैं उसे, और इजीली मतलब इजीली उसको फ्लो में आ जाती है ऑटोमेटिक। जब हम डेली नाम लेते हैं, कोई नया नाम सुने तो वो भूल जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो नाम होते हैं उनको हम रेगुलरली लेते रहते हैं। वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए होते हैं, इसलिए हमें वो याद रहते हैं फ्लो पे ऑटोमेटिकली। अगर हम सपोज मान लो अभी हम हमारे गांव से और पास के गांव में जा रहे हैं, वो रास्ता हमारा दिन रात का जाना हुआ है, अगर हम चलेंगे ना आंख बंद करके भी चले जाएंगे ऐसे करके। लेकिन अगर नया रास्ता होगा ना तो उस पर बड़ी देख देख के चलना पड़ता है कि कहीं इधर मोड़ नहीं है, कहीं इधर तो नहीं है, कहीं इधर तो नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए हम जो है इसको रिवीजन करते रहना है, और मैं आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा साथ साथ में। आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो हमने आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ी थी? सिंधु सभ्यता। इसमें हमें लिखित मिला है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो भाषा तो पता ही होगा कौन सी वाली भाषा है, ये वाली ऐसे करके भाषा है। तो इसे पढ़ सकते हो? तुम पढ़ सकते हो? कोई नहीं पढ़ सकता ऐसे। मतलब ये एक अलग ही भाषा है जो हमारे अभी कंट्रोल से बाहर है। हो सकता है कभी कोई ऐसा हमारा कोई ऐसे महान जो क्या कहते हैं इतिहासकार, या जो भी कोई पुरातत्वविद, या फिर कोई हमारे साहित्य के ऐसे टीचर आ जाएं जो इसे पढ़ सकें, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मोहन जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मेसेफ ने। किसने? चार्ल्स मेसेफ ने। ठीक है, चार्ल्स मेसेफ ने। उसके बाद में इसकी जानकारी चार्ल्स मेसेफ ने दी। उसके बाद में आता है क्या जो सर्वे किसने किया था? सर्वे किया था कनिंघम ने। कनिंघम ने सर्वे किसने किया था? कनिंघम ने। और आदेश किसने दिए थे? खुदाई के आदेश दिए थे। जो हमारे इस खुदाई के आदेश दिए गए थे, वो आदेश दिए थे हमारे एक आप जानते ही होंगे चार्ल्स जो मार्शल साहब थे। ठीक है, जॉन मार्शल कहते हैं जिन्हें। कौन थे? मार्शल। ठीक है, इन्होंने क्या दिए थे? आदेश दिए थे। और उसके बाद में इन्होंने किसको आदेश दिए थे खुदाई के लिए? तो इन्होंने दिए थे दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने क्या किया? खुदाई करवाई हड़प्पा सभ्यता की। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। तो उसमें धीरे धीरे वो खोदते गए। पहले उन्हें घर मिला, बाहर का आंगन मिला, फिर घर मिला, फिर सीढ़ियां मिली, फिर खोदते गए एक बहुत बड़ा ग्राउंड में उनको, इस टाइप का ग्राउंड में, इसमें पहले यहाँ घर मिला, फिर यहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से घर मिलते गए, और खोदते गए यहां तक पहुंच गए। ये खोदते गए, पूरा खोदा तो चारों तरफ एक बाउंड्री मिली। क्या मिली? बाउंड्री मिली। तो उससे पता चला कि ये लोग जो रहते थे अपने घर तो बनाते थे, लेकिन बाउंड्री घेराबंदी कर देते थे, जिससे कि उन्हें बाहर से कोई अटैक ना कर पाए या कोई अंदर घुस ना पाए। और जो बाउंड्री पे गेट रहता था या फिर गेट रहते थे उनपे पहरेदार रहते थे, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत। तो मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि एक शहरी टाइप की सभ्यता थी। ये भाई शहर में ही मिल सकता है, ऐसा गांव में तो मिलता नहीं है कभी देखने को।
कि भाई हाँ भाई ये गांव है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है और पहरेदार भी बैठे हैं। लेकिन जो सोसाइटी आजकल देखते हो आप, फ्लैट और ये हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उनके चारों तरफ बाउंड्री हो रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बैठे हुए हैं। वो शहरी सभ्यता, शहरी नियोजन है ना, उसी टाइप से यहाँ पे देखने को मिला है। समझ रहे हो ना? तो ये जो सिंधु सभ्यता थी, इसमें सबसे पहले किसकी खुदाई हुई? हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा को अगर हम देखें तो हड़प्पा कहां पे? हड़प्पा है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान। एक बार हम मैप के थ्रू देख लेते हैं इसको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा जगह है। ये हमारा इंडिया का मैप है। ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, यहां पे ये है पाकिस्तान का एरिया। ये वाला कौन सा एरिया? पाकिस्तान। पाकिस्तान। यहां से क्या निकलती है? यहां से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, तो हड़प्पा है, यहां पर है हड़प्पा। ठीक है, कहां पे? हड़प्पा यहां है, मोहनजोदड़ो यहां पे है, और उसके बाद में जो एक चनउदड़ो करके है यहां पे, और यहां पे सुरकोटदा। सुरकोटदा कौन सा? सुरकोटदा। ठीक है, तो हड़प्पा कहां पे? यहां पे। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा जो सिंधु नदी के किनारे पर, ये क्या कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे के सारे शहर हैं, आपको पता ही होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु की सबसे पहले खुदाई हुई थी। सिंधु में क्या क्या मिला, क्या क्या देखने को मिला हमें, हम वो देख लेते हैं एक बार, जिससे कि इसका सिंधु का जो हड़प्पा है उसका हमें पूरा ओवरव्यू पता चल जाए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सिटी में क्या क्या मिला था हमें देखने को, एक बार हम देख लेते हैं। हड़प्पा की जो खुदाई है ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी हमारी, किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो हड़प्पा है, हड़प्पा 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे? ये है रावी नदी के किनारे पर। कौन सी? रावी नदी। कौन सी नदी बच्चों? रावी नदी। ठीक है, तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? सर्वप्रथम 1921 में। 1921 रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। ठीक है, कहां पे? पाकिस्तान में। कौन सी जगह? पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे। यहां से क्या क्या मिला है हमें? यहां से हमें कुम्हार का चाक मिला है, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक मिला है। और क्या मिला है हमें? कुम्हार का चाक मिला है। इसका मतलब देखो भाई, कुम्हार किस टाइप के लोग होते हैं? एक अगर देखा जाए तो बेचारे घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें फिर बेचते हैं। इसका मतलब एक मीडियम गरीब सोसाइटी हो गई ना। अगर कुम्हार के चाक मिले तो श्रम आवास भी मिला होगा, जहां पे मजदूर रहते थे। कौन रहते थे? श्रम आवास। श्रम आवास, जहां पे कौन रहते थे? मजदूर। ठीक है, कौन रहते थे यहां पे? मजदूर। और यहां पे मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और एक अन्नागार भी मिला है यहां पे। अन्नागार कहां से मिला है हमें? हड़प्पा की खुदाई से। अन्नागार कहां से मिला है हमें? हड़प्पा की खुदाई से। ठीक है, अन्नागार कहां से? हड़प्पा की खुदाई से। उसके बाद में हमें यहां से RH-37 कब्रिस्तान मिला है। कौन सा? RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान। क्वेश्चन आता है RH-37 कब्रिस्तान कहां से मिला है, या फिर पूछेगा
कि जो कुमार का चाक है वो कहां से मिलेगा, श्रम आवास कहां पर मिला है, ठीक है, ये टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें। इसके बाद में ये RS-37 कब्रिस्तान मिला है और साथ में ताबूत भी मिला है, ताबूत, ताबूत समझ रहे हो ना। ताबूत क्या होता है, ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो मतलब एक वो रहता है ताबूत सा, उसमें आदमी को जब डेथ हो जाती है आदमी की, मनुष्य की, तो उसमें वो लिटा के और उसको फिर दफन कर देते हैं वहीं पे, ठीक है। ताबूत, ताबूत उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सबसे मेन चीज, जो एक श्रृंगीय जानवर जिसको मोहरों पर भी देखा गया है, किस पर देखा गया है, जिसको मोहरों पर, जो मुहर थी हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम पर, उसमें अंकित है एक श्रृंगीय जानवर, ठीक है। अरे आपने तो मोहनजोदारो जो मूवी है वो भी देखी होगी, वो क्या कहते हैं, ऋतिक रोशन है ना, ऋतिक रोशन के सपने में भी आता है, वो देखा होगा आप लोगों ने वो सीन भी, जो ये एक श्रृंगीय जानवर है वो ऋतिक रोशन के सपनों में आता है बार बार, वो उनका कुछ अटैचमेंट होता होगा। देखो अब हमें तो उतना पता नहीं है कि भाई हाँ ऋतिक रोशन का उनका अटैचमेंट है या नहीं है, समझ रहे हो ना। ये तो अब ऋतिक रोशन को ही मालूम होगा, उनसे पूछना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो क्या मिला है यहां से, एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जानवर। यहां से औखली भी मिली है, यहां से क्या मिली है, औखली। और एक और चीज मिली है यहां से, वो है हाथी की खोपड़ी। हाथी का जो खोपड़ी का कंकाल होता है वो भी यहां से मिला है। तो क्या मिली है, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी, समझ रहे हो ना। देखो हड़प्पा सभ्यता जो है हमें क्या क्या मिला है, 1921 में रावी नदी के तट पर मिली है ये हमें। यहाँ पे कुमार का चाक मिला है, श्रम आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, किसकी मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, श्रम आवास मिला है और कुमार का चाक मिला है, RS-37 कब्रिस्तान, ताबूत और औखली, हाथी की खोपड़ी और क्या कहते हैं एक श्रृंगीय जानवर, ये चीजें यहां से हमें मिली हैं। क्या क्या मिला है हमें, ये सारी चीजें मिली हैं जो हमने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। और इसके बाद में जो ये क्या कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वो था, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे, ऊपर तो था हड़प्पा और नीचे उसके क्या था, मोहनजोदारो। क्या, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से क्या क्या मिला है हमें, मोहनजोदारो को भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा इसको हम, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदड़ो को एक बार देख लेते हैं हम। मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला है, एक बार ये भी हम देख लेते हैं इसको। मोहनजोदारो, इसकी खुदाई ये क्या कहते हैं 1922 में, कब, 1922 में, किसने, राखलदास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। कैमरा बंद हो। तो दोस्तों ये जो हमारे राखलदास बनर्जी थे, इन्होंने किसकी खुदाई करवाई, इन्होंने मोहनजोदारो की खुदाई करवाई, ठीक है, किसकी, मोहनजोदारो की। यहां से हम देख लेते हैं, यहां से कई चीजें मिली थी, जैसे अन्नागार मिला, यहां से क्या मिला, अन्नागार। लेकिन अन्नागार ये कैसा था, ये सबसे बड़ा अन्नागार था। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, तो सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, मोहनजोदारो से। सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, मोहनजोदारो से, ठीक है।
मोहनजोदारो से क्या मिला है? अन्नागार, नंबर 1। नंबर 2 मिला है, और यहां से पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित, जो पुरोहित होते हैं उनका आवास मिला है यहां से, पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास मिला है तो भाई पुरोहित है, वो स्नान भी करेंगे, तो क्या मिला है यहां से? स्नानागार। क्या मिला है? स्नानागार। ठीक है, स्नानागार मिला है। स्नान करने के बाद ये लोग भाई देखो, ये हम स्टोरी वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसको ज्यादा माइंड मत करना। पुरोहित आवास जो है, पुरोहित आवास, पुरोहित अगर लोग हैं यहाँ पे तो भाई वो नहाएंगे भी, और नहाएंगे तो पूजा करने भी जाएंगे, और जब पूजा करने जाएंगे तो किसके थ्रू जाएंगे? चौड़ी सड़कों के द्वारा। किसके द्वारा? चौड़ी सड़कों के द्वारा। समझ रहे हो ना? तो जो स्नानागार मिला है, स्नानागार के बाद में क्या मिला है? चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़कें। ठीक है, चौड़ी सड़कें। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, यहाँ पे जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। ठीक है, ये एक कैसी सभ्यता थी हमारी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, इसीलिए इसे सभ्यता कहा गया है। इसीलिए क्या कहा गया है इसे? सभ्यता। ठीक है, चौड़ी सड़कें मिली है, चौड़ी सड़कें मिली है तो भाई जो पुरोहित है वो कहां पर जाएंगे? भगवान के द्वार पे भी जाएंगे पूजा करने के लिए। तो वो कहां जाएंगे? उन्हें वहां पर जो शिव हैं, कौन है? शिव। कौन है? शिव। शिव जो कौन से जो शिव हैं, पशुपति शिव, पशुपति शिव भी मिले यहाँ पे। कौन? शिव पशुपति, पशुपति शिव, पशुपति शिव की मूर्ति कह लो या पशुपति शिव। ठीक है, और उसके बाद में नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। किसकी? कांसे की मूर्ति, नर्तकी, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, नर्तकी। ठीक है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। और ये मूर्ति किसकी है? कांसे की। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति किसकी है? कांसे की। समझ रहे हो ना तुम लोग ये, या नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है हमें। ठीक है, क्या मिला है? अन्नागार। पुरोहित आवास मिला है, और हमें ये हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला था? श्रम आवास। क्या मिला था वहां पे? श्रम आवास। क्योंकि वहां कुम्हार थे, जो कुम्हारों के चाक मिले थे, उसकी वजह से जो वो मजदूर थे, भाई मजदूर रहेंगे तो श्रम आवास भी होगा एक। और यहाँ पे पुरोहित है, पुरोहित मतलब शिव की पूजा करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है पुरोहित आवास होगा एक। समझ रहे हो ना? पुरोहित आवास। और इसके बाद क्या मिला है यहाँ पे? तांबे का ढेर मिला है। क्या मिला है? तांबे का ढेर, तांबे का ढेर। क्वेश्चन पूछेगा तांबे का ढेर कहां से मिला है, तो क्या वो लगाएंगे आप? तांबे का ढेर लगाएंगे आप मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे सभागार मिला है। क्या? सभागार, जहां पे क्या होती थी? सभा होती थी। क्या होती थी यहाँ पे? सभा। ठीक है, तो जो हमारा मोहनजोदारो है वो वहां से क्या क्या मिला है हमें? मोहनजोदारो की जो खुदाई हुई थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में कराई थी। मोहनजोदारो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922। ठीक है, अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में भी था, जो हड़प्पा शहर था, वहां पे भी अन्नागार मिला था, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था जितना कि यहाँ पे था मोहनजोदारो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला। क्वेश्चन क्या पूछता है? मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदारो को। देखो, मोहनजोदारो में आपने मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, जो वो ऐसे एक वो सींग का एक कैप होता है राजा की, जो मतलब जैसे राजा ताज पहनते हैं उस टाइप का उनका भी एक ताज होता है। और भगवान शिव को माना गया है यहाँ पे, पशुपति शिव को, तो इसीलिए वो सींग के वो जो मूर्ति वो दिखाए गए हैं, सींग दिखाए गए हैं, सींग वाला ताज दिखाया गया है, इसीलिए इंपोर्टेंस है इसका। ठीक है,
तो उसमें वो लोगों को मार के ना और एक अलग जगह में गांव से बाहर जो शहर था उससे बाहर उनको जो डंडे होते हैं उन पे लटकवा देता है, उनको ऐसे बांध देते हैं और लटका देते हैं। ठीक है, ये जैसे ये है डंडा, इस पे बांध दिया और ऐसे करके ऐसे बांध दिया और लटका दिया मार के। वो मृतकों का टीला था, मतलब एक जिंदे आदमी को मार के और वहां पे ऐसे लटका देना, उसको जलाना नहीं, दफनाना नहीं, कुछ नहीं होता था, लटका देना ऐसे करके, ठीक है, बांध के। तो उसको इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदारो को क्या कहा गया है, मृतकों का टीला। समझ रहे हो ना? यस सर। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारा है चनहुदड़ो। क्या अभी हम देखो, सबसे पहले हम पाकिस्तान को ही पढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा पहले हड़प्पा था, हड़प्पा हमने पढ़ लिया। उसके बाद में मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो को अब हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहां पे, ये भी कहां पे, पाकिस्तान में। कहां पे, पाकिस्तान। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को भाई? यस सर। देखो दरअसल अगर मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताऊं छोटी सी, तो काफी इंटरेस्टेड है। पढ़ाई में पहले मुझे ये क्या कहते हैं, जो मैंने स्टडी की थी स्टार्टिंग में, उसमें मैं काफी अच्छा था, ठीक था पढ़ाने में, इंटरेस्ट था मुझे पढ़ने में काफी। मैंने अपने यहाँ पे जो स्कूल वगैरह थे उनमें काफी ठीक ठाक रहा था। और उस धीरे धीरे थोड़ी घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, उसकी वजह से फिर वही आप समझते ही हो, दिक्कत हुई, थोड़ा कमाना पड़ा घर की वजह से। और लेकिन उसके बाद भी लोग क्या होता है, जल्दी से पढ़ाई से दूर भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपना इंटरेस्ट है ना, अपना इंटरेस्ट जगाओ इसमें, मतलब बोझ मत बनाओ पढ़ाई को, इंटरेस्ट बनाओ पढ़ाई को, जिससे कि तुम्हें ना तो याद करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें वो रटना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई मूवी होती है उसको इंटरेस्ट से देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमें बस याद होती चली जाती है, मतलब उसको इतने ध्यान से देख रहे हैं ना हम, कोई चीज पता ही नहीं चल रहा है कब टाइम चला गया, कब क्या हो गया, कब दिन हो गया, कब रात हो गई, पता ही नहीं चल रहा है। और वो स्टोरी एकदम ऐसे छप जाती है हमारे दिमाग में, क्योंकि हम उसे पूरे इंटरेस्ट से देख रहे हैं। सेम पढ़ाई, अगर पढ़ाई आप लोग इंटरेस्ट से करोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई को इंटरेस्टफुली लो, जिससे कि तुम्हें याद ना करना पड़े ज्यादा, ऑटोमेटिक याद बना रहे। और जब पढ़ाई में भाई मन, सीधी सी बात है, जब मन रहेगा तो हम उसे याद भी ऑटोमेटिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना हमारा बोझ भी नहीं लगेगा। वैसे पढ़ाई ज्यादातर बच्चों को बोझ ही लगती है। और हमारा जो इंडिया है ना, हमारा जो इंडिया है ये क्या है, देखो हमारा ये इंडिया यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इंडिया। मैं एक बार ठीक से दिखा देता हूं आप लोगों को, हमारा इंडिया इस टाइप का है, ठीक है। यहां पे हो गया चाइना, ऐसे ही है चाइना। उसके बाद में यहां पे हो गया पाकिस्तान, यहां पे और देश हो गए, ये म्यांमार वगैरह हो गया। अब चाइना पहले क्या था, देखो चाइना पहले अगर देखा जाए तो जो कनिष्क राजा थे भारत के, उन्होंने चाइना को खूब धोया है, पता ही होगा आप लोगों को, इतिहास पढ़ोगे आगे धीरे धीरे मैं आप ये चीजें सब बताऊंगा आपको कि जो कश्मीर के राजा कनिष्क थे, इन्होंने पूरे उत्तर भारत के जो राजा थे कनिष्क, इन्होंने चीन वालों को कैसे धोया था। इनकी जो वाइफ थी ना, इनको कपास, दरअसल कपास पसंद आ गई थी, कपास की रेशम की जो सॉल होती है ना, वो पसंद आ गई थी। उसके लिए इन्होंने भाई पूछा, चीन वालों ने बताया नहीं, बांध लिया यहाँ पे, खूब मारा जम के और पता भी ले लिया। आज कपास इंडिया में नंबर 1 पे होती है, मतलब चीन में 3 तरह की होती है, भारत में 4 तरह की कपास उगाई जाती है। तो मतलब भारत उससे आगे चला गया ना, सेम वही कंडीशन है। अब क्या है चाइना में, पहले भारत में उतना धर्म वगैरह नहीं था, पहले लोग काम पे ज्यादा विश्वास करते थे। अभी क्या है, भारत धर्म का देश है। किसका? धर्म का।
तू हिंदू मैं मुस्लिम, मैं हिंदू तू मुस्लिम, ये वो फलाना ढिकना, मतलब ऐसे लड़े पड़े हैं भयंकर तरीके से। और जबकि चाइना में क्या है, चाइना सिर्फ स्टडी पे ध्यान देता है। चाइना का काफी चीज गलत है, जैसे कि वो मतलब दूसरों को धर्म मानने नहीं देता है, मानो, लेकिन इतना भी नहीं मानो जितना भारत में मान रहे हैं। और चाइना जो है, चाइना बिल्कुल ही नहीं मानने देता है, लोगों को जबरदस्ती धर्म से हटा रहा है। वो भी गलत है भाई, लोगों को खुद की स्वतंत्रता होती है, मौलिक अधिकार आपने पढ़े ही होंगे, नहीं तो हम पॉलिटी की क्लास भी चला रहे हैं, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो भारत जो है ये धर्म के चक्कर में ज्यादा बर्बाद है। यहाँ के जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो क्या करते हैं, वोटिंग के लिए जब टाइम आता है बस धर्म 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 उसको आगे लेके आ जाते हैं और लोग पागल बन जाते हैं, क्योंकि लोग पढ़े हुए नहीं है। इंडिया में सबसे मेन दिक्कत तो यही है, इंडिया में पढ़े हुए लोग नहीं है। अगर पढ़े हुए लोग हो तो वो धर्म को इतना प्रिफर ही नहीं करते हैं। भगवान को मानो भाई, भगवान है, भगवान से वह विष्णु है, माँ देव वैष्णो देवी हैं, क्या कहते हैं, पीर बाबा हैं, और मस्जिद है, ये क्या कहते हैं, गुरुद्वारा है, सब चीज है, चर्च है, हर एक चीज है, सबको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो इन चीजों को लेके? ये लड़ाई वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। और इसमें सबसे जो मेन कारण है वो किसका है? वो नेताओं का है। जो लॉर्ड कर्जन थे ना, कर्जन जिसको हम लॉर्ड बोलते हैं, वो एक उपाधि थी इसलिए हम लॉर्ड बोल देते हैं, बाकी वो उसको लॉर्ड बोलेंगे हम, साले को कान पे मारेंगे तो खींच के बना देंगे उसको लॉर्ड के बाद अच्छा सा लॉर्ड। तो जो कर्जन था ना, बकलोल, उसका क्या था पता है? कर्जन ने क्या किया था? कर्जन ने भारत में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया था। और वो फूट अंग्रेजों ने, मतलब भारत में हिंदू मुसलमानों को जब उन्हें लगा कि भाई हम यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने आपस में ही लड़ाया, हिंदू मुसलमान करके। और लोग लड़े, जम के लड़े, और वो लड़ाई आज तक, उस जो पहले कर्जन था, आज हमारे भारत के नेता हैं, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी यूपी में चुनाव है, देखो धर्म पे कितनी बातें होती हैं, कहना नहीं चाहिए भाई, बट जो मतलब देखो, हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो जितना हम धर्म पे ध्यान दें, उससे ज्यादा हमें पढ़ाई पे इंटरेस्ट देना चाहिए, और काफी आगे जाएंगे इसको लेके, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? चनोदड़ो। दरअसल टॉपिक थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो हम जो नेक्स्ट क्लास है, चनोदड़ो जो टॉपिक है हमारा, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल खुले दिल से यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी हो, कमेंट कीजिए, बताइए हमें, ताकि हमें पता चल सके हाँ भाई लोगों को ये दिक्कत आ रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों में ये पहुंच सके कि हाँ भाई हमें, जो हमारा भारत है, जो हमारी नई जनरेशन है, इसको पढ़ने की सख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।